स्कूली प्रक्रियाओं को जेंडर समावेशी बनाने के लिए गतिविधियाँ। नमस्कार मित्रों, स्कूली शिक्षा में सभी जेंडर के विद्यार्थियों में अपनी सकारात्मक छवि बनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जेंडर समावेशी पाठ्यचर्या द्वारा इस आवश्यकता के पूरा होने की आशा की जाती है। तात्पर्य यह है कि सभी विद्यार्थियों को विषयों को आलोचनात्मक रूप से पढ़ने और जानकारियों पर प्रश्न करने के अवसर मिले। अधिगम की गुणवत्ता और अनुभव को बढ़ाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थी पढ़ने का सही आनंद ले सकें, साथ ही संसाधनों तक विद्यार्थियों की पहुंच सुगम होनी चाहिए, जिससे वे विकल्पों का चयन जानकारी के आधार पर कर सकें। इसे प्राप्त करने के लिए अध्यापकों को जेंडर संवेदनशीलता और जागरूकता संबंधी गतिविधियों को अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान देने की आवश्यकता है। गतिविधि 1, यहाँ दिए गए चित्र को देखिए, जिसे अंग्रेजी की 10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है। यह भोली नाम की एक विनम्र और अबोध दुल्हन की कहानी है, जो अपने विवाह के दिन दूल्हे और दुल्हन दोनों के परिवारों के सामने लोभी दूल्हे से विवाह नहीं करने का निर्णय लेती है। वह निश्चय करती है कि अपनी पढ़ाई जारी रखेगी और आत्मनिर्भर बनकर अपने पिता की मदद करेगी। यह एक सशक्त कहानी है जो लड़कियों को दहेज प्रथा के विरुद्ध कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। अध्यापक ऐसी कहानियों का चयन करके कक्षा में रोल प्ले के रूप में आयोजित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्क्रीन पर एक और चित्र है जो दहेज प्रथा को दिखाता है। यह चित्र कक्षा में युवा विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आरंभ करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस चित्र को दिखाकर हम कुछ विषयों पर चर्चा भी कर सकते हैं, जैसे किन किन प्रकारों से समाज लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार करता है। जब हम मानव अधिकार की बात करते हैं तो क्या हम दोनों जेंडर के साथ समान व्यवहार करते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या हम व्यावहारिक रूप से लड़कियों के अधिकारों और लड़कों के अधिकारों को समान मानते हैं? दहेज प्रथा को दूर करने में लड़कों की कैसे सक्रिय भूमिका हो सकती है, इत्यादि। गतिविधि 2, हमारे देश में पश्चिम की तुलना में काफ़ी पहले से महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। फिर भी विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। उदाहरण के लिए 17वीं लोकसभा में 2019 में चयनित महिला सदस्यों की हिस्सेदारी केवल 14% है, यद्यपि यह 2014 के 11% की तुलना में अधिक है, लेकिन अभी भी यह कम है। यहाँ दिखाए गए ग्राफ को देखिए, जिसे NCERT की 10वीं कक्षा की राजनीति शास्त्र की पाठ्यपुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति से लिया गया है। राष्ट्रीय संसदों में महिला सांसदों के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भारत विश्व के औसत से अनेक विकासशील देशों की तुलना में नीचे है। भारतीय संसद में महिला आरक्षण बिल अभी भी पास नहीं हुआ है। बिल में प्रस्ताव दिया गया है कि भारत के संविधान में लोकसभा की सभी सीटों और सभी राज्य विधानसभाओं की सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित करने का संशोधन किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को इसी पुस्तक में एक कार्टून के जरिए दर्शाया गया है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कार्टून भी अधिगम के सशक्त माध्यम हो सकते हैं और किसी भी संदेश को स्पष्टता से विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। शिक्षकों द्वारा राजनीति शास्त्र जैसे विषयों की विषय वस्तु पढ़ाते समय ऐसे मुद्दों को परिचर्चा का केंद्र बनाना चाहिए। हमारे लिए हर्ष का विषय यह है
कि इस क्षेत्र में थोड़ी प्रगति हो चुकी है। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थानों जैसे ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला परिषदों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस संशोधन के द्वारा देश भर में इन पंचायती राज संस्थानों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वास्तव में देश में लगभग 20 राज्यों ने इस लक्ष्य को पार कर लिया है और पंचायतों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान कर दिया है। गतिविधि 3, विद्यार्थियों को कक्षा में एक ऐसा सुरक्षित स्थान प्रदान करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है जहां वे परस्पर बातचीत और प्रश्नों के द्वारा अपनी भावनाओं को निडर होकर व्यक्त कर सकें। यह ऐसा स्थान होना चाहिए जहां विद्यार्थी रूढ़ियों पर प्रश्न कर सकें और विरोधों का समाधान कर सकें। लेकिन वास्तविकता यह है कि लड़कियां अक्सर कक्षा में मौन श्रोता बनी रहती हैं, जो भागीदारितापूर्ण शिक्षण और अधिगम के मानकों के अनुसार सही नहीं है। आइए अब हम यहाँ एक वीडियो देखें। पूर्वाग्रहों पर प्रश्न उठाना। मैडम, ब्लैक बोर्ड पर आपने यह क्या बनाया? आप इस बेचारे आदमी से रोटियां क्यों बनवा रही हैं? अरे, क्या घर के काम करने वाला आदमी बेचारा है? यदि ऐसा ही है तो फिर महिलाएं ही क्यों करें घर के काम? ऐसा शायद शहरों में होता होगा, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है। खाना पकाना और घर की देखभाल करना तो महिलाओं के काम है। क्या किसी ने महिलाओं से कभी पूछा है कि वे घर के काम करना चाहती भी हैं या नहीं? अगर पुरुष घर के काम करेंगे तो बाहर जाकर पैसे कौन कमाएगा? अच्छा, तो ये बताओ कि कभी किसी ने पुरुषों से पूछा है कि वे घर के काम करना चाहते हैं या बाहर के? मैडम, तो फिर खेती कौन करेगा? एक बात बताओ, लिंग के आधार पर काम का बंटवारा क्या सही है? और हाँ भाई, सारी लड़कियां चुपचाप क्यों बैठी हैं, वो भी तो बोलें। अरे मैडम, अब हम मान ही लेते हैं कि घरेलू कामों की जिम्मेदारी हमारी ही है। मैडम, ऐसा तो हमेशा से होता आ रहा है। क्या मतलब? अगर कोई गलत काम लंबे समय से होता आ रहा है तो उसे वैसे ही चलते रहना चाहिए। अगर हमारे पूर्वज 4 पैरों पर चल रहे थे तो क्या हम अब भी 4 पैरों पर चलेंगे? जरा सोचो। गतिविधि 4, जेंडर संवेदनशीलता और जागरूकता में एक ठहराव सा आ गया है। पाठ्य पुस्तकों अथवा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में महिलाएं अपेक्षाकृत अनुपस्थित हैं। हमें सक्रिय होकर अधिगम को जेंडर आधारित बनाने के लिए अपनी पाठ्यचर्या और विषय वस्तु को निरंतर अद्यतन करते रहने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यहाँ एक वीडियो में विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई कविता सुनाई गई है। अपनी पाठ्य पुस्तकों से मैंने सीखा कि केवल पुरुष राजा और सैनिक हैं। तब मैंने एक पुस्तक और पढ़ी जिसमें प्रसिद्ध रानियों ने शासन किया और दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपनी पाठ्य पुस्तकों में मैंने सीखा कि केवल पुरुष ही डॉक्टर होते हैं। तब मैं एक डॉक्टर के पास गई तो मैंने देखा कि वो एक महिला थी, महिला डॉक्टर। अपनी पाठ्य पुस्तकों में मैंने सीखा कि केवल पुरुष मेरे देश में खेती करते हैं। तब एक ट्रेन यात्रा पर मैंने महिलाओं को देखा खेतों में काम करते हुए। मैंने सीखा कि देखकर मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। अतः मित्रों, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सभी जेंडरों के बीच समानता
एक मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के तहत इसकी गारंटी दी गई है। शिक्षा को जेंडर समावेशी बनाने के लिए शिक्षण अधिगम में सभी जेंडर के बीच भेदभाव और पक्षपात दूर करना अत्यंत आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि हम स्कूली प्रक्रिया में प्रत्येक जेंडर के श्रेष्ठ गुणों की पहचान कर उन्हें विकसित करें, जिससे वे भविष्य में परिवर्तन के वाहक बन सकें। धन्यवाद।